अब आप लोगों को हमने डिस्कस किया हूँ जो डायगोनल इक्वेशन जो है एन रूट का होगा। अब उसमें 3 टाइप्स ऑफ कंडीशन है। पहले ऑल डायगोनल इक्वेशन हैज़ जो है ऑल रूट्स रियल एंड डिफरेंट के केस में स्टडी करने जा रहे हैं कि जो डायगोनल इक्वेशन फाइंड होगा डायगोनल इक्वेशन के हैविंग ऑल इट्स रूट्स रियल एंड डिफरेंट हेडिंग डालेंगे और इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आपका फार्मूला है द डायगोनल इक्वेशंस आर डायगोनल इक्वेशन the auxiliary equation having all its root real and different इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि द डायगोनल इक्वेशन हैविंग ऑल इट्स रूट रियल एंड डिफरेंट के केस में स्टडी मतलब जो रूट्स आएंगे, चूँकि एफ डी वाई इक्वल टू 0 एम में एन डिग्री का इक्वेशन है। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड हुआ है वो एम में एन डिग्री का इक्वेशन है, इसलिए एम के एन रूट्स होंगे। हम मान लेते हैं वो एन रूट्स जो है m1 m2 m3 डॉट डॉट mn है। तो चूँकि ऑल रियल एंड डिफरेंट रूट्स है तो हम मान लेते हैं कि लेट m1 m2 m3 so dot dot mn are let m1 m2 m3 dot dot mn are n roots real and different, n roots real and different in the differential equation f dy इक्वल टू 0। जो हमने मान लिया अपने तरफ से कि जो m1 m2 m3 डॉट डॉट mn आर एन रूट्स रियल एंड डिफरेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इक्वल टू 0। जो एफ डी वाई इक्वल टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके हमने मान लिया अलग अलग एंड रियल एंड डिफरेंट रूट्स जो है m1 m2 m3 डॉट डॉट mn है। देन y इक्वल टू ई पावर m1x सलूशन होगा, क्योंकि देख लीजिए देन एक m1 अलग सलूशन है। m1 जो है रियल रूट्स है, रियल एंड डिफरेंट रूट्स है एफ डी वाई इक्वल टू 0 का। देन y इक्वल टू ई पावर m1x सलूशन होगा, चूँकि इसके पहले जब हमने सलूशन ऑफ एफ डी वाई इक्वल टू 0 फाइंड किया हूँ तो उस केस में हमने मान लिया था वी अज्यूम दैट y इक्वल टू ई पावर mx बी द सलूशन ऑफ इक्वेशन 3 माना था, तो उसको सेटिस्फाई कराए थे। तो वहाँ से फाइंड हो गया था कि ई पावर mx सलूशन है जो है एफ डी वाई इक्वल टू 0। चूँकि ये जो है एफ डी वाई जो हमारा एफ एम इक्वल टू 0 है वो एम जो है एन डिग्री का इक्वेशन है, एम में एन डिग्री का इक्वेशन है, इसलिए उसके एन रूट्स होंगे। और वो हम मान लेते हैं कि अलग अलग जो है एन रूट्स जो है m1 m2 m3 डॉट डॉट mn जो अलग अलग एन रूट्स हैं और सारे रूट्स क्या हैं रियल एंड डिफरेंट हैं। तो उसी को हमने मान लिया कि लेट m1 m2 m3 डॉट डॉट mn आर एन रूट्स रियल एंड डिफरेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इक्वल टू 0। देन y इक्वल टू ई पावर m1x बी द सलूशन होगा, अलग अलग सलूशन होगा। y इसके लिए सलूशन होगा y इक्वल टू ई पावर m1x, इसके लिए होगा y इक्वल टू ई पावर m2x, इसी तरीके से y इक्वल टू ई पावर m3x, सब अलग अलग सलूशन होगा y इक्वल टू ई पावर mnx। कितने सलूशन होंगे? एन सलूशन होंगे। क्यों? एम में एन डिग्री का इक्वेशन था तो उसके अलग अलग एन सलूशन फाइंड होंगे। वो अलग अलग एन सलूशन ई पावर m1x, ई पावर m2x, ई पावर m3x डॉट डॉट ई पावर mnx जो है आर डिफरेंट आर ऑल डिफरेंट and
linearly independent solution and linearly independent solution of the differential equation f dy इक्वल टू ज़ीरो। एफ डी वाई इक्वल टू ज़ीरो के अलग अलग जो है डिफरेंट जो है ऑल डिफरेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। अब इसका हमें जनरल सोल्यूशन जब निकालेंगे, हैंस द जनरल सोल्यूशन या कंप्लीट सोल्यूशन, हैंस द जनरल solutions are y इक्वल टू, देख लीजिए जनरल सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि ये अलग अलग एन सोल्यूशन है, डिफरेंट जो है ऑल डिफरेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। तो जब इसका हम कंबाइंड सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि अलग अलग एन सोल्यूशन फाइंड हुए हैं, जनरल सोल्यूशन या कंप्लीट सोल्यूशन तभी होगा, किसी भी सोल्यूशन को जब जनरल सोल्यूशन या कंप्लीट सोल्यूशन तभी होगा जब उसमें जितने आर्डर का डेरिवेटिव होगा उतने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए। इसलिए जो आपको एन सोल्यूशन अलग अलग फाइंड हुआ उसको जब कंबाइन करेंगे तो एन आर्बिट्री कांस्टेंट इसके साथ कंबाइन कर देंगे। इसलिए y इक्वल टू c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x, जितने अलग अलग सोल्यूशन है उतने आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें ऐड करके नोट करेंगे, तो यही आपका जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। प्लस 4 डॉट डॉट ये हो गया आपका cn e पावर mnx। ये आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जब सारे रूट्स रियल एंड डिफरेंट फाइंड होंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जनरल सोल्यूशन का फार्मूला है, याद रखना पड़ेगा। केवल अभी तक इस फार्मूले में केवल आपको यही याद करना है, रिमेंबर जब ऑल रूट्स रिमेंबर आपको याद करना होगा जब ऑल रूट्स रियल एंड डिफरेंट फाइंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लेते हैं, कोई इक्वेशन ले लें, एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इक्वल टू 0। इसका सलूशन निकालना है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन या डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका सलूशन निकालते समय हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड होगा समझिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे एवरी क्वेश्चन में। अभी तक केवल फार्मूला डिस्कस किया हूँ, केवल ये आपको फार्मूला याद करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ट्रिक लगा लीजिए, किसी फार्मूला को याद करना है जब आपको अलग अलग रूट्स फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन हैविंग रियल एंड डिफरेंट रूट्स, सारे अलग अलग अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन अलग अलग रूट्स फाइंड होते हैं और सारे रूट रियल एंड डिफरेंट फाइंड होते हैं, उस केस में ये फार्मूला याद करना होगा। y इक्वल टू c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x प्लस c3 e पावर m3x प्लस c4। चूँकि इसमें n रूट्स है इसलिए सारे n रूट्स को कंबाइन कर दिए, एक फार्मूला हो गया। कब हुआ, जब रियल एंड डिफरेंट रूट्स फाइंड हो। उस केस में एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी को ये एफ डी टोटल, इसको हम एफ डी मानते हैं।
ये हमारा एफ डी है, वाई इक्वल टू 0 है। तो इस एफ डी वाई इक्वल टू 0 का सलूशन निकालना है। तो जो अगली इक्वेशन फाइंड कैसे करेंगे, अगली इक्वेशन के लिए जहाँ डी है उसके जगह पे एम पुट करो, वाई इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो अगली इक्वेशन निकल जाएगा। तो अगली इक्वेशन से आर क्या पुट करेंगे, ब्रैकेट में समझ लीजिए, जहाँ डी है इसी में डी के जगह पे एम पुट कर दीजिए, वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से फाइंड हो जाएगा, देख लीजिए, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपका अगली इक्वेशन फाइंड हो गया। यहाँ से इसको एम को फैक्टर करेंगे, तो जब एम का फैक्टर करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फैक्टर कर लीजिए यहाँ से, ये हो गया एम एक ब्रैकेट के में कामन, एम माइनस 2, यहाँ माइनस 3 कामन, एम माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देख लीजिए एम माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में एम माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एम इक्वल टू आ गया आपका 2 और 3 आया। देख लीजिए जो 2 और 3 आ रहा है ये दोनों रियल एंड डिफरेंट रूट है। ये एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हुआ है, इसलिए इसके एम के 2 रूट फाइंड हुआ, एम इक्वल टू 2 एंड एम इक्वल टू 3। तो एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड होने से एम के 2 रूट फाइंड हुए हैं। ये दोनों रूट क्या आ रहे हैं, ये दोनों रूट रियल एंड डिफरेंट रूट है, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो दोनों रियल है और डिफरेंट रूट है। तो इस केस में हम फार्मूला लगाएंगे, 2 रूट है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा जनरल सलूशन, इसका हो जाएगा या कंप्लीट सलूशन। फार्मूला हो गया जनरल सलूशन का, इस केस में y इक्वल टू हो गया C1 e⁻m1 की वैल्यू 2 है x प्लस C2 e⁻m3x, यही आपका आंसर हो गया। ये जनरल सलूशन हो गया। क्यों जनरल सलूशन हो गया, ये जो है देख लीजिए, ये सेकेंड डेरिवेटिव का इक्वेशन है, इसमें डी पे 2 आर्डर है, आर्डर 2 है, y को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, y मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए जो आपका जनरल सॉल्यूशन फाइंड होगा उसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए यहाँ 2 आर्बिट्री कांस्टेंट C1 और C2 हो गया। चूँकि ये दोनों रूट क्या है, रियल है और डिफरेंट आया है, तो इसका मतलब यहाँ तक नोट करेंगे 2 रूट के लिए अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 रूट है तो आपको यही फार्मूला यहाँ तक याद करना होगा। अगर 3 रूट आ रहा है, तीनों रूट इक्वल है, तो यहाँ तक नोट करेंगे। यदि 4 रूट है तो यहाँ तक निकालेंगे। किसी भी प्रॉब्लम में 2 या 3 रूट इक्वल होंगे, उससे अधिक रूट इक्वल नहीं होंगे। तो देख लीजिए जब आपको यार डिफरेंट होंगे, अब ये सारे रूट्स हम अगर डिफरेंट आते हैं, रियल एंड डिफरेंट, उस केस में फार्मूला लगाएंगे। तो इस फार्मूले से अगर ये दोनों रूट रियल एंड डिफरेंट है, सो y इक्वल टू C1 e⁻m1 की वैल्यू यहाँ 2 है मान लेंगे और m2 की वैल्यू यहाँ 3 मान लेंगे। तो y इक्वल टू C1 e⁻2x प्लस C2 e⁻3x, इसके आगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसके 2 ही रूट फाइंड होंगे। 2 रूट फाइंड होगा तो यहाँ सेकेंड टर्म तक जो है जनरल सोल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ तक आपका जनरल सोल्यूशन होगा। अगर 3D में क्यूबिक इक्वेशन होता तो आपको 3 रूट्स फाइंड होते। ये हैं, यहाँ 3 रूट तक हम फार्मूला लेते। जितने आर्डर का डेरिवेटिव रहेंगे उतने टाइम तक हम इस फार्मूले को ले लेंगे। ये फार्मूला कब लगेगा? जब ऑल रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट हो। द इक्वेशन हैविंग ऑल रूट्स रियल एंड डिफरेंट, देन अप्लाई दिस फार्मूला। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा। जो है एक एग्जाम्पल लिया हूँ, उस केस में द इक्वेशन हैविंग ऑल इट्स रूट्स रियल एंड डिफरेंट के केस में ये फार्मूला होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप फार्मूला केवल याद कीजिएगा और कुछ नहीं याद करना इसमें। केवल जब ऑल रूट्स रियल एंड डिफरेंट कैसे पता चलेगा, देखने से पता चल जाएगा। एक एग्जाम्पल से आपको डिस्कस किया हूँ। अब नेक्स्ट जो कराने जा रहे हैं, इसमें सेकेंड टाइप है द इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट्स के केस में डिस्कस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है द इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट्स। सेकेंड है आपका द इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट्स। ये हेडिंग है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देख लीजिए जो हमारा अगली इक्वेशन है, इसमें हमने अगर मान लेते हैं लेट m1 m2 m3 सो डॉट mn आर रूट्स, m1 m2 m3 डॉट mn आर
are roots of the auxiliary equation, are roots of the, let m1 m2 m3 dot at mn are all roots real and different, all roots real and different of the auxiliary equation f dy equal to 0, then the general solution आपका इस केस में फार्मूला इसके पहले डिस्कस किया था। ये अगर c1 ई पावर m1x प्लस c2 ई पावर m2x प्लस c3 ई पावर m3x प्लस c4 ई पावर m4x प्लस डॉट cn ई पावर mnx, इसको हम बना लेते हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन 1। चूँकि इसमें डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसमें n रूट्स हैं, लेट मान लिया m1 m2 m3 mn आर ऑल रूट्स रियल एंड डिफरेंट ऑफ द auxiliary इक्वेशन एफ डी वाई इक्वल टू 0, देन द जनरल सोल्यूशन। ये फार्मूला होता है जब रियल और डिफरेंट हो। अब इसमें कई कंडीशन है क्योंकि इसके कितने रूट्स हैं, n रूट्स हैं, n रूट्स m1 m2 m3 डॉट mn है। अब इसमें हमने कई केस में डिस्कस करना, मान लेते हैं कि जो आपके n रूट्स अलग अलग फाइंड हुए हैं, m1 m2 m3 डॉट mn अलग अलग जो रूट फाइंड हो रहा है, इसमें हम मान लेते हैं कि 2 रूट इक्वल हों और अदर रूट डिफरेंट हो। भाई बहुत सारे रूट्स हैं, n रूट है, n रूट्स में हम मान लेते हैं कि 2 रूट इक्वल हो, m1 इक्वल टू m2 2 रूट इक्वल है और अदर रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट रूट्स हैं। तो जब 2 इक्वल रूट्स है उस केस में क्या होगा डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए m1 इक्वल टू m2 है, इस केस में जब मान लेते हैं, आपको इसी में मान लेते हैं कि पहला इसमें फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ़ द auxiliary, पहला नंबर है इफ़ द auxiliary इक्वेशन हैविंग 2 इक्वल रूट्स, इफ़ द auxiliary इक्वेशन having 2 equal roots से हम मान लेते हैं कि m1 इक्वल टू m2 ये दोनों इक्वल रूट्स है। पहला कंडीशन ले रहे हैं, पहला इसमें ले रहे हैं इफ़ द auxiliary इक्वेशन हैविंग 2 इक्वल रूट्स, हम मान लेते हैं m1 और m2 दोनों इक्वल रूट्स है एंड अदर रूट्स आर डिफरेंट, एंड अदर रूट्स आर डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट, एंड रियल एंड डिफरेंट। देन द जनरल सोल्यूशन हमें निकालना होगा, देख लीजिए। देन द जनरल सोल्यूशन इक्वेशन 1 में मान लेते हैं, देख लीजिए 2 अलग अलग, अगर दोनों m1 की वैल्यू m2 के बराबर हो तो जहाँ m1 है वहाँ m2 पुट कर देंगे। तो अगर 2 इक्वल रूट्स हो तो उसके लिए थोड़ा सा रियल एंड डिफरेंट रूट हो। देन देख लीजिए इस इक्वेशन में y इक्वल टू, जहाँ m1 इक्वल टू m2 है तो ये लिख सकते हैं, दो जब y इक्वल टू ई पावर m1x प्लस c2 ई पावर m1x। क्यों m1 की वैल्यू m2 है तो जहाँ m2 है m2 जगह पे m1 पुट कर रहे हैं, प्लस c3 ई पावर m3x प्लस c4 ई पावर m4x प्लस सो डॉट ये हो गया आपका cn ई पावर mnx। अब यहाँ देख लीजिए इन दोनों में ई पावर m1x कॉमन है क्योंकि दोनों इक्वल रूट्स कॉमन है, तो c1 प्लस c2 लिख सकते हैं ई पावर m1x प्लस c3 ई पावर m3x
प्लस C4 ई टू पावर M4x प्लस ओ डॉट डॉट ये हो गया Cn ई टू पावर Mnx। अब यहाँ देख लीजिए ये जो सलूशन आपका फाइंड हुआ, ये जो सलूशन फाइंड हो रहा है जब दो इक्वल रूट्स है तो देख लीजिए ये जनरल सलूशन नहीं होगा। क्यों नहीं जनरल सलूशन होगा? यहाँ C1 प्लस वी आप देख लीजिए, वी ऑब्जर्व दैट या वी टू शो दैट, देख सकते हैं इट इज़ क्लियर दैट C1 प्लस C2 एज ए कंसीडर एज ए सिंगल कांस्टेंट। यहाँ C1 प्लस C2 कंसीडर कर दिया। टोटल n रूट्स हैं, M1 M2 M3 डॉट डॉट mn रूट हैं और दो रूट जब इक्वल है तो ये जनरल सलूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो C1 और C2 है इसको हम कंसीडर कर लेंगे एक सिंगल कांस्टेंट C में कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि दोनों कांस्टेंट ऐड कर लेंगे तो एक सिंगल कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका n-2 कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ C3 C4 C5 है, इसको ये कांस्टेंट मान लेंगे तो इसके मतलब जो आर्बिट्री कांस्टेंट n-1 ऑब्टेन्ड होगा। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि इन दिस सॉल्यूशन देयर आर ओनली n-1 arbitrary constant because we consider C1 plus C2 as a single constant को कंसीडर करेंगे। तो इस सॉल्यूशन में जो है n-2 आर्बिट्री कांस्टेंट फाइंड हो रहा है। इसका मतलब जब और डेरिवेटिव कितना है, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है nth आर्डर है और इसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट फाइंड हो रहा है वो n-1 फाइंड हो रहा है, इसलिए ये जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि जनरल सॉल्यूशन का डिफिनीशन था कि इन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू द आर्डर ऑफ डेरिवेटिव। यदि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो आर्डर ऑफ डेरिवेटिव के बराबर आता है तो वो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। चूंकि यहाँ आर्डर ऑफ डेरिवेटिव n है, n जब रूट फाइंड हुए तो n आर्डर का इक्वेशन है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन फाइंड हो रहा है इसमें n-1 आर्बिट्री कांस्टेंट है। क्यों n-1 है? जो C1 प्लस C2 को एक आर्बिट्री एक कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे तो यहाँ एक कम हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो n आर्बिट्री कांस्टेंट था, लेकिन जब C1 और C2 दोनों सेम हो गया तो उसको ऐड करेंगे तो एक सिंगल कांस्टेंट में कंसीडर हो जाएगा। इस तरीके से इन दिस सॉल्यूशन द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट n-1 बिकॉज we consider C1 plus C2 as a single constant, hence the solution is not complete solution। जो आपका solution है वो not general solution है। तो मतलब यहाँ in this solution there are only n-1 arbitrary constant because C1 and C2 can be considered as a only one constant, hence the above solution is not general solution। तो ये solution आपका general नहीं solution है। यहाँ लिख सकते हैं in this solution in this solution there are n-1 arbitrary constant in this solution there are n-1 arbitrary constant because C1 plus C2 consider C1 plus C2 because C1 plus C2 consider as one constant, consider as only one constant, therefore the solution is therefore yeah, hence the above solution is hence the above solution does not general solution मतलब ये जनरल सॉल्यूशन नहीं फाइंड हो रहा है। तो जनरल सॉल्यूशन क्यों नहीं फाइंड हो रहा है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कम है और डेरिवेटिव n डेरिवेटिव है, लेकिन नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट n-1 आ रहा है, इसलिए जनरल सॉल्यूशन नहीं है।
इसका मतलब ये सलूशन रॉन्ग है, चूँकि मैंने मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, रॉन्ग है। यहाँ कुछ और आना चाहिए। ये जब तक ये नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा सलूशन में, तब तक ये जनरल सलूशन नहीं होगा। इसलिए जो टू इक्वल रूट्स है, जो टू इक्वल रूट्स के बारे में हमने डिस्कस किया हूँ कि m1 इक्वल टू m2 है, उसको अलग से हम सॉल्व करने जा रहे हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब टू इक्वल रूट्स है उस केस में सलूशन क्या होगा। तो उस केस के लिए हम अलग से डिस्कस करने जा रहे हैं। टू ऑब्टेन द जनरल सलूशन FDI इक्वल टू 0 हैं। तो हम जब आपको टू इक्वल रूट्स है तो उस केस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू सॉल्व द जनरल सलूशन ऑफ FDY इक्वल टू 0। तो हम कंसीडर करने जा रहे हैं टू सॉल्व द जनरल सलूशन ऑफ FDY इक्वल टू 0। अब कंसीडर करने जा रहे हैं जो टू इक्वल रूट्स है वो हमारा D माइनस M1 एंड D माइनस M1, दो इक्वल रूट्स है। M1 इक्वल टू M2 मान लिया, D माइनस M2, Y इक्वल टू 0। इसको हम कंसीडर करने जा रहे हैं। उसको एक इक्वेशन बनाए, इसको मान ले रहे हैं कोई इक्वेशन ये है। ये अपनी तरफ से मान ले रहे हैं कि जो दो इक्वल रूट्स है M1 M2 इक्वल हैं, D इक्वल टू M1 D इक्वल टू M2 है, M1 इक्वल टू M2 है, उसको अलग से डिस्कस करने जा रहे हैं। ये दोनों रूट्स इक्वल है, मीन्स यहाँ M1 इक्वल टू M2 है, तो दोनों M1 M1 ले लेंगे। हमने क्या किया, D माइनस M1 D माइनस M1 दोनों रूट इक्वल है, सेम चीज़ है, मीन्स D माइनस M1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। इसको डिस्कस करने जा रहे हैं अलग से कि जब दो इक्वल रूट्स है उस केस में क्या सलूशन होगा। ये क्योंकि यहाँ ही प्रॉब्लम हो रहा है कि इस केस में सलूशन गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि C1 प्लस C2 को हम कंसीडर कर रहे हैं वन आर्बिट्री कांस्टेंट। इसलिए वन आर्बिट्री कांस्टेंट कंसीडर करने से यहाँ नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट n-1 हो जा रहा है। और यहाँ होना चाहिए कि जब तक किसी सलूशन में n आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा वो जनरल सलूशन नहीं होगा, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ FDY इक्वल टू 0 है वो n आर्डर का डेरिवेटिव है। इसीलिए जब n आर्डर का डेरिवेटिव है तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट n होना चाहिए, तभी आपका जनरल सलूशन या कंप्लीट सलूशन होगा। इसलिए जो इक्वल रूट्स है उस इक्वल रूट्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनका क्या सलूशन होगा ये मान लेते हैं। अब लेट इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं D माइनस M1 Y को हम मान लेते हैं V, ये हो गया B इक्वेशन। अब देख लीजिए इसको हम मान लिया V। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो इसके जगह पे यहाँ हम पुट कर देंगे V। तो ये इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन ये हो गया D माइनस M1 V इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देख लीजिए अब ये बहुत सारे फार्मूले हैं, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको प्रूफ नहीं आता है, लेकिन आपको जो स्टूडेंट इसको पढ़ेगा समझेगा तो आपको फार्मूला याद करने में आसानी होगा। अदरवाइज आप रटेंगे तो आप रटना पड़ेगा, वैसे आपको समझ में आ जाएगा तो परमानेंटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल का है, वहाँ आप पार्शियली पढ़ेंगे थर्ड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर में। तो इसको हम सॉल्व करके जाने जा रहे हैं। क्या आया D माइनस M1 V इक्वल टू, यह आया आपका D माइनस M1 V इक्वल टू 0 मानना है। इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो DV माइनस M1 V इक्वल टू 0 आ गया। DV मीन्स DV अपॉन DX माइनस M1 V इक्वल टू 0 फाइंड हो गया। देख लीजिए वी चीज़, इसको वेरिएबल से वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। DV अपॉन DX को लिख सकते हैं M1 V। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका सलूशन क्या फाइंड हो रहा है, जो V इक्वल के केस में, हाइबिंग टू इक्वल के केस में सॉल्व कर रहे हैं। देख लीजिए अब यहाँ से वेरिएबल से वेरिएबल में चेंज कर दीजिए तो 1 अपॉन V DV इक्वल टू आ गया M1 इंटू DX, विच इज वेरिएबल आर सेपरेबल, सो इंटीग्रेट बोथ साइड। इसीलिए वेरिएबल सेपरेबल डिस्कस किया गया है। यहाँ देख लीजिए विच इज वेरिएबल सेपरेबल हो गया, वेरिएबल आर सेपरेबल। तो वेरिएबल आर सेपरेबल देन इंटीग्रेट बोथ साइड, तो 1 अपॉन V DV इक्वल टू हो गया इंटीग्रल ऑफ M1 DX, ये आ गया M1 DX आ गया। अब यहाँ एक ही कंसीडर कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं C2। पहले C1 नहीं लेंगे, C2 ले रहे हैं। अब इसको इंडिकेट करेंगे तो ये हो गया log V इक्वल टू
इसको v कंसीडर कर रहे हैं। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो गया आपका log v इक्वल टू ये हो गया आपका m1x, ये आ गया प्लस c2, ये हो गया m1x प्लस c2। यहाँ से ये आपको इंटीग्रेट करेंगे, ये आ गया यहाँ से log v की वैल्यू निकाल लेंगे, या इसको log c2 लिखिए। इसको इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट log c2 इधर लाएंगे तो हो जाएगा log v माइनस log c2 इक्वल टू m1x। ये प्रॉब्लम को फार्मूला सेट करने जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ log c2 ले रहे हैं। तो log m अपान n इसको लिख सकते हैं। ये हो गया log v अपान c2 इक्वल टू m1x। ये फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, सो v अपान c2 को लिख सकते हैं। log इधर ले जाएंगे, एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा e पावर m1x। सो v इक्वल टू फाइंड हो गया c2 e पावर m1x। v की वैल्यू फाइंड हो गई, v की वैल्यू फाइंड हुआ, v मीन c2 e पावर m1x आ गया। अब इस v की वैल्यू जो है इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे b में, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले इसको मान लिया था d माइनस m1 y इक्वल टू 0 है। ये 2 इक्वल रूट्स के केस में डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल सोल्यूशन क्या होगा, इसलिए इतने चीज़ को हमने मान लिया था v। सो d माइनस m1 y इक्वल टू v मान लिया हूँ। अब इसके जगह पे हम यहाँ पुट कर दिए d माइनस m1, इसके जगह पुट कर दिए v इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व किया, v की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गया c2 e पावर m1x आया। इस v की वैल्यू इक्वेशन b में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन b जो यहाँ से आ गया, देख लीजिए d माइनस m1 y इक्वल टू v निकाल चुके हैं। ये हो गया c2 e पावर m1x। ये चीज़ फाइंड हुआ। डिराइव हम करा रहा हूँ इसको समझने के लिए, आपको अदरवाइज इसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको समझना है, क्योंकि आपको फार्मूला नहीं अदरवाइज याद करना पड़ेगा। अच्छे स्टूडेंट पढ़ेंगे, अदरवाइज सारे स्टूडेंट तो फार्मूला डिराइव पढ़ते नहीं हैं, जो पढ़ेंगे वो समझेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये डी वाई माइनस m1y इक्वल टू c2 e पावर m1x। तो देख लीजिए d मीन्स हो गया dy अपान dx माइनस m1y इक्वल टू c2 e पावर m1x। ये चीज़ आप देख लीजिए, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया हूँ, इसके पहले बेसिक चीज़ें, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ये हो जाता है हियर p की वैल्यू यहाँ आपका माइनस m1 है, एंड q की वैल्यू दिया हुआ है c2 e पावर m1x। ये हमने कंसीडर किया हूँ क्लास में, आपको बता चुका हूँ कि जब ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर इंटीग्रल ऑफ y का कोफिशिएंट माइनस m1 dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो गया e पावर माइनस m1x। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इसका हमें निकालना है, क्या सलूशन निकालना है। इस सलूशन हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल y, इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस m1x इक्वल टू इंटीग्रल राइट हैंड साइड c2 e पावर m1x, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस m1x dx प्लस इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट c1 ऐड करेंगे, सो हो गया y e पावर माइनस m1x। ये हो गया इंटीग्रल ऑफ c2। अब देख लीजिए e पावर m1x तो बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो e पावर m1x प्लस माइनस e पावर m1x। ये हो गया e पावर 0 इंटू dx प्लस c1। अब ये हो गया आपका c1 प्लस c2 इंटीग्रल ऑफ 1 dx, e पावर 0 मीन्स 1। तो ये हो गया आपका c1 प्लस c2 1 का इंटीग्रल हो गया x। तो आया आपका y इक्वल टू ई पावर m1x। अब इसको डिवाइड इधर कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा c1 प्लस c2x इंटू ई पावर m1x। ये चीज़ हुआ आपका। ये सलूशन है। जब 2 इक्वल रूट्स होगा
देख लीजिए यहाँ आपका पहले हमने जो इक्वल रूट लिया था तो m1 इक्वल टू m2 पुट करने पे यहाँ c1 प्लस c2 आया था, यही रॉन्ग है। c1 प्लस c2 के जगह होना चाहिए c1 प्लस c2x, मतलब ये जो 2 इक्वल रूट्स आ रहा है, जब हमने द अगली इक्वेशन हैविंग 2 इक्वल रूट्स है उस केस में CF का फार्मूला होगा जो हम निकालेंगे सोल्यूशन, वो c1 जब 2 इक्वल रूट्स रहेगा तो c1 प्लस c2x, यहाँ x आ जाएगा जो हमने डिराइव करके लाया हूँ, उसे डायरेक्ट लिखते तो आपको रटना पड़ता है, इसलिए हमने डिराइव करके बता दिया कैसे x आया है। तो c1 प्लस c2x ई पावर m1x होगा, तो इसका मतलब इसके जगह पे यहाँ c1 प्लस c2 होगा। तो हैंस ये समझ में आ गया होगा, हैंस रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ। हेंस द ऑक्सिलरी इक्वेशन having 2 equal roots से m1 equal to m2 and other roots are real and different then the general solution इस केस में आपको यही लाइन याद करना है। then the general solution y इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा जब यहाँ 2 इक्वल रूट्स है उस केस में c1 प्लस c2 x ई टू पावर m1x हो जाएगा। ये हो गया। जब यहाँ 2 इक्वल रूट्स है ये आपको याद करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अदर रूट आर देख लीजिए, 2 इक्वल रूट्स था तो 2 इक्वल रूट के केस में यहाँ याद करना c1 प्लस c2x रहेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब 2 इक्वल रूट्स है तो यहाँ c1 प्लस c2x होगा, इसलिए अलग से इसको डिराइव करके समझाया हूँ कैसे c1 प्लस c2x आ रहा है 2 इक्वल रूट्स के केस में। ये हो गया c1 प्लस c2x ई टू पावर m1x, और अदर रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट है तो इसके बाद डिफरेंट वाला रूट यहाँ ऐड कर लेंगे, ई टू पावर m3x हो गया प्लस c4 ई टू पावर m4x प्लस इसी तरीके से डॉट cn ई टू पावर mnx। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जब 2 इक्वल रूट्स हो और अदर रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट हो उस केस में ये फार्मूला, तो ये आपको याद रखना है। जब 2 इक्वल रूट्स हो और अदर रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट हो उस केस में फार्मूला ये लगेगा, मीन्स इक्वल रूट्स के केस में ये लगेगा। ये पहला था आपको जब हैविंग इक्वल रूट्स है, जब 2 रूट इक्वल हो उस केस के ये फार्मूला ये है। सिमिलरली इसी में बी पार्ट है, सिमिलरली इफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन having 3 equal roots, having 3 इक्वल रूट्स से 3 इक्वल रूट्स से m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3। मान लेते हैं कि कोई ऑक्सिलरी इक्वेशन है जिसमें 3 इक्वल रूट्स है, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 एंड अदर रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट देन द जनरल सॉल्यूशन आपको याद करना है। देन द जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू
देन द जनरल सोल्यूशन y इक्वल टू, जो आपको नोट करना है देख लीजिए 3 रूट्स इक्वल है, तो इसी में जो C1 में 2 इक्वल रूट्स था तो C1 प्लस C2x हो गया। जब 3 इक्वल रूट रहेगा इसी में बढ़ जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर हो जाएगा। 3 इक्वल रूट्स के में देख लीजिए इसी में C1 प्लस C2x प्लस अगला टर्म C3x स्क्वायर हो जाएगा। याद करना है जब 3 इक्वल रूट्स होगा तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और e⁻m1x एंड अदर रूट्स आर डिफरेंट, तो और रूट्स डिफरेंट है। C4 e⁻m4x इसे नोट कर लेंगे, C5 e⁻m5x प्लस वो डॉट डॉट ये हो गया Cn e⁻mnx। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, जब 3 इक्वल रूट्स है उस केस में जनरल का सलूशन ये है। जनरल सलूशन आर कंप्लीट सलूशन, तो याद रखिएगा जब हैविंग 2 इक्वल रूट्स के केस में आपका फार्मूला ये हुआ, और हैविंग 3 इक्वल रूट्स m1 इक्वल टू m3 इक्वल टू m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 हो, देन द जनरल सलूशन एंड अदर सलूशन आर रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट हो, उस केस में ये सलूशन होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपको डिस्कस करेंगे द अगली इक्वेशन हैविंग रियल एंड इमेजिनरी रूट्स, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।